If you can find a path with no obstacles, it probably doesn't lead anywhere. बेयर ग्रिल्स को कौन नहीं जानता। हम में से ज्यादातर उनको मैन वर्सेस वाइल्ड टीवी प्रोग्राम से जानते हैं। जब सर्वाइवल और एडवेंचर की बात आती है तो वो एक हाउस होल्ड नेम है। उनके एडवेंचर्स, डेयरिंग एक्ट्स इतने रोमांचक और खतरनाक होते थे कि हम सबके सिर्फ उन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। बट बेयर ग्रिल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो भी एक समय पर फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस और अनश्योर फ्यूचर के सवालों से घिरे हुए थे। एडवर्ड माइकल ग्रिल्स या बेयर ग्रिल्स के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे उनको खुद को लगा था कि ही मे नॉट सर्वाइव और कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। बेयर ग्रिल्स was born on 7 जून 1974 in Ireland। बेयर ग्रिल्स ने अपनी पढ़ाई एटन कॉलेज से की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स में से एक है यूके में। स्कूल के बाद ही जॉइंड द ब्रिटिश आर्मीज रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट, जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग ली टू बिकम एन ऑफिसर इन द इलाइट स्पेशल एयर सर्विस (SAS) रेजिमेंट। SAS पूरे वर्ल्ड में इनफेमस था फॉर इट्स रेपुटेशन फॉर रूथलेस एफिशिएंसी एंड मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, और बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स खुद को SAS की तरह मॉडल करती थी। SAS की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि 10 में से एक ही बंदा उसे पास कर पाता है। ग्रिल्स ने ना ही SAS ज्वाइन किया, बल्कि वो यंगेस्ट एवर थे जिन्होंने 21 साल की एज में वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री यूनिट को ज्वाइन किया और 3 साल तक वहाँ सर्व किया। यहाँ पर उन्होंने एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करना सीखा, पैराशूटिंग सीखा, जंगल में कैसे अकेले जिंदा रह सकते हैं वो सीखा। और उनको खुद को नहीं मालूम था ये ट्रेनिंग जो उनको इतना टफ बना रही है उनकी लाइफ चेंज करने वाली है। इन 1996 अफ्रीका में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान बेयर ग्रिल्स के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। वो उनकी टीम के साथ एक प्लेन पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे और सब ने एक एक करके प्लेन से जंप करना स्टार्ट किया और लास्ट में बेयर ग्रिल्स ने भी जंप किया। हमेशा की तरह 3,000 की फीट पर अब उन्होंने अपने पैराशूट के ट्रिप कॉर्ड को पुल किया टू ओपन पैराशूट, बट पैराशूट पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ। जमीन बहुत तेजी से नजदीक आ रहा था, समय बहुत कम था। बेयर पैनिक हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि उनके पास रिजर्व पैराशूट को खोलने का टाइम ही नहीं था। इतनी ऊंचाई से वो फ्री फॉल कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने जमीन बहुत तेजी से पास आ रही थी और तभी जोर के धमाके के साथ वो अपने पीठ के बल डेजर्ट पर गिरते हैं। इम्पैक्ट इतने जोर का था कि उनकी स्पाइन चकनाचूर हो चुकी थी। वो हिल नहीं पा रहे थे। दर्द इतना था कि ऐसा दर्द उन्होंने कभी बर्दाश्त भी नहीं किया था। वो दर्द से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और अपने साथियों का वेट कर रहे थे कि वो आकर उन्हें बचाए। थोड़ी देर में उनके यूनिट के लोग आते हैं और उन्हें नजदीक के एक हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर वो तब तक दर्द से तड़पते रहे जब तक कि उनको बेहोशी की इंजेक्शन नहीं लगती। ब्रिटेन के हॉस्पिटल में जब उनका एक्सरे होता है तो पता चलता है कि उनकी स्पाइन की T8, T10, T12 वर्टिब्रे फ्रैक्चर हो चुकी थी। ये स्पाइन की सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रे होती है। ये सुनकर तो उनकी दुनिया ही रुक गई। वो हॉस्पिटल के बेड पर थे। वो ना हिल सकते थे ना चल सकते थे। हल्की सी मूवमेंट से भी बहुत तेज दर्द होता था। उनकी आंखों के सामने उनका फ्यूचर, उनके प्लान्स, गोल्स सब चकनाचूर हो चुके थे। उनका फ्यूचर उनको बिल्कुल डार्क लग रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और उनके कंडीशन में इम्प्रूवमेंट बहुत कम था। दर्द और बेड में पड़े पड़े वो अंदर से टूट रहे थे। लोगों को लगता था कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड ही विल रिकवर इजिली, बट बेयर ही जानते थे कि उन पर क्या गुजर रही थी। उन्होंने भी रिकवर होने की उम्मीद और फिर से पहले की तरह जीने की उम्मीद खो दी थी। तभी एक रात वो देखते हैं कि उनके रूम में एक साइड माउंट एवरेस्ट का पिक्चर है। बचपन से बेयर और उनके फादर का ड्रीम था कि एक दिन वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे, बट वो अब इम्पॉसिबल था। फिर उनको अपनी माँ की कही बात याद आई, बेयर ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट्स। और ये लाइफ जो उनको दूसरी बार मिली थी वो एक गिफ्ट ही थी, क्योंकि इतने ऊपर से गिरने के बाद वो मर भी सकते थे या पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती थी, बट ही सर्वाइव्ड और ये गिफ्ट ही था। तब बेयर ने खुद से एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। वो चिल्लाकर खुद से बोलते हैं, आई विल क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अब बेयर के रिकवरी का पूरा फोकस माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग पर था। यही उनका गोल था। इसी एक सपने के साथ ही स्टार्टेड हिज रिकवरी विथ न्यू जीलैंड एंथुसियाज्म। अब उनको कोई डर, कोई डाउट नहीं था। ही वाज फीलिंग लाइटर। इसकी वजह से रिकवरी भी तेज हो गई। बट एवरेस्ट क्लाइंब करने की बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और सपना था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का। बट उनको मालूम था कि उनको क्या करना है। कुछ महीने बाद वो रिहैब सेंटर से डिस्चार्ज हो जाते हैं और SAS ज्वाइन कर लेते हैं। बट डॉक्टर्स ने उन्हें साफ मना कर दिया था दोबारा पैराशूटिंग करने से। SAS में भी उन्हें उनके सुपीरियर्स ने फील्ड ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया था और उनको दूसरों को सर्वाइवल सिखाने का जॉब दिया। बट बेयर का सपना और ड्रीम किसी कमरे में बैठकर पढ़ाने का नहीं था। एंड आफ्टर 3 years ऑफ हिज जॉब इन SAS, he left it. Whatever doesn't kill you only serves to make you stronger. और बेयर ने सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया था, बल्कि ही वॉज मोर स्ट्रॉन्गर एंड वो भी मोर मेंटली स्ट्रॉन्गर देन ही एवर वॉज। बट माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना बहुत कॉस्टली होता है। आज के वैल्यूज में बात करें, वन नीड अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। बेयर के पास न नौकरी थी और न ही पैसे। इसके लिए बेयर को स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी।
कि कोई उनके माउंट एवरेस्ट के क्लाइंब को स्पॉन्सर कर सके ताकि उससे बेयर अपनी रिक्वायर्ड मनी कलेक्ट कर सके। उन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, बट हर जगह से निराशा हाथ लगी। उनको सबने मना किया, कईयों ने तो जवाब तक नहीं दिया। उनको 100 से भी ज्यादा लोगों ने ना बोला, बिकॉज ही वॉज नोबडी फॉर एवरीवन। लेकिन उन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा। उनको अपने लक्ष्य को पाना था। कोई भी ऑब्स्टिकल्स उनको इसके लिए रोक नहीं सकता था और वो लगे रहे फॉर स्पॉन्सरशिप और एट लास्ट ही गॉट वन। बट क्लाइंबिंग माउंटेन लाइक हिमालयाज इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑन अर्थ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग से खेल रहे हो, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है और बॉडी को बहुत क्विकली एडजस्ट करना होता है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है ऑक्सीजन कम होता जाता है और इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस जान ले सकती है। अगर बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाई तो ब्रेन स्वेल हो सकता है, आप कॉन्शियसनेस खो सकते हो, आंखों से ब्लड आ सकता है, इवेंचुअली डेथ। मौसम वहाँ पर हर सेकंड बदलता रहता है, कभी तेज विंड्स, कभी बर्फ की चादर, कब पैर के नीचे से बर्फ फिसल जाए कुछ पता नहीं। इतना डिफिकल्ट फिजिकली है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है मेंटली। उन पहाड़ों में कितनी लाश दफन है इसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं है। बेयर की भी क्लाइंबिंग जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, इतनी ही बार वो मरते मरते बचे। बेयर के साथ क्लाइंब करने वालों में से बहुत की डेथ हो गई ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। कुछ की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें बीच में ही वापस लौटना पड़ा, बट बेयर को कोई नहीं रोक सकता था। He was determined to reach the top of Himalayas। 26 मई 1998 को सुबह के 7:22 पर 29,030 फीट पर वो हिमालय की चोटी पर थे। At the age of 23, he was one of the youngest to climb Mount Everest। वो उस ऊंचाई पर थे जहां पर आंख से निकलने वाले आंसू गाल पर पहुंचते पहुंचते बर्फ बन जा रहे थे। और उसी ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। ये वही बेयर ग्रिल्स था जो कभी 3000 फीट की ऊंचाई से गिरकर हॉस्पिटल पर लाचार पड़ा हुआ था। ये वही बेयर ग्रिल्स था जो एक समय पर अपने पैरों पर खड़ा होने की पोजीशन में नहीं था। वो आज हिमालय से आंख मिलाकर उसके सामने सीना तान के खड़ा था। तो दोस्तों, ये कहानी है बेयर ग्रिल्स की, जो हमें बताती है कि इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।